हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा लेक्चर है राजस्थान जियोग्राफी सीरीज़ का चौथा लेक्चर है आज हमारा। और हमारे नोट्स के अंदर देखेंगे तो पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 15। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो मैं मानता हूँ कि मेन राजस्थान जियोग्राफी अभी स्टार्ट होगी। पहले तो इंट्रोडक्शन चल रहा था। इसमें हम क्या देखेंगे? राजस्थान के विभिन्न भौतिक प्रदेश, उनके क्या क्या नाम दिए गए हैं, ठीक। तो उच्चावच का मतलब क्या होता है? ये समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई के आधार पर और जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये 4 भौतिक प्रदेश मुख्य भाग है। हरिमोहन सक्सेना की बुक के बारे में आपने सुना होगा। तो उसमें आपको क्या देंगे? राजस्थान के 11 गौण भाग और 4 मुख्य भाग। तो यह आपको दोनों बातें याद रखनी है कि 11 गौण भाग हैं और 4 मुख्य भाग हैं। ठीक है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर बुक का कोई फैक्ट मैं छोड़ना नहीं चाहता, ताकि आप एग्ज़ाम दे के आए और आपसे क्वेश्चन ना हो, फिर आपको अफसोस हो भी हाँ क्या कोचिंग वालों ने पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन आया नहीं। इसलिए आप, ये नहीं है कि सारे सब्जेक्ट आपको ऐसे ही तैयार करने हैं। कम से कम 2-3 सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए ऐसे रखें कि उसमें से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं अगर एक सब्जेक्ट ही, तो 8-9 क्वेश्चन आपसे सही होने चाहिए 100%, मतलब 80 to 90%। क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चनों का रेशो अलग अलग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो समुद्र तल से ऊंचाई सबसे ज़्यादा किसकी होती है? पर्वत। और पर्वत को मेरू भी कहते हैं। मेरू में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अरावली को मेरू कहते हैं। उससे कम ऊंचाई किसकी होती है? पठार या माल। उससे कम ऊंचाई पे मैदान आते हैं और उससे ही कम ऊंचाई पे मरुस्थल, जहाँ की जलवायु क्या होती है? शुष्क। एक चीज और कि देश की कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में भाग कितना है? 20%। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये राजस्थान के लिए एक चुनौती का विषय है कि राजस्थान में 20% भूमि व्यर्थ है, कृषि योग्य नहीं है। क्योंकि राजस्थान की जलवायु ऐसी है, मरुस्थलीय परिस्थितियाँ अधिक हैं राजस्थान में। बाकी ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब आप उसमें चेक कर सकते हैं। इसके लिए कई योजनाएं भी चलती हैं कि उसको कैसे कम किया जाए। नहरें बनाई गई राजस्थान की, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट ये 20% था कई सालों से, और बहुत सालों से 20% ही पड़ा है, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। तो इसको आप ऐसे भी रख सकते हो याद, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में चेक करने की इसको कोई ज़्यादा फर्क इसमें आने वाला है नहीं। ठीक। तो आगे चलते हैं अपन, भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी लेंगे अपन।
इस टेबल के थ्रू आपको अच्छे से याद रहेगा और चीज़ों को कंपेयर करने में भी आपको आसानी होगी। तो मैंने आपको बताया कि 4 भौतिक प्रदेश मुख्य भाग हैं और 11 गौण। 4 मुख्य भागों में गया मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? मरुस्थल, 61%। ये आगे का आप मत याद रखो, चाहे सीधा 61%, 2/3, लगभग 2/3। ये 2/3 आपको याद रखना है, क्योंकि राजस्थान की अध्ययन की बुक में सीधी लाइन दी हुई है कि 2/3 भाग राजस्थान का मरुस्थल है। तो वहाँ से सीधा लाइन उठा के पूछ लेगा आप सीधा 61% याद रख के चले जाओगे, फिर उसमें दिक्कत ये होगी कि आपको लगेगा 2/3 तो है ही नहीं, 61% है, और वो लाइन आपको गलत लगेगी, जिससे आप ऑप्शन चूज करोगे तो आपसे गलती हो जाएगी। आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ, राजस्थान अध्ययन की एक लाइन कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लगभग 2/3। अरावली 9%, ये लगभग में है, बिल्कुल सटीक आंकड़ा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, पर आपको थोड़ा समझ के याद रखना पड़ेगा चीज़ों को। मैदान 23% क्षेत्रफल में है और हाड़ौती, इसको आप 7% लगभग ऑलमोस्ट याद रखिए, 7% में है। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 40% जनसंख्या ही मरुस्थल में निवास करती है और 40% जनसंख्या ही मैदान में, 10% अरावली और लगभग 10% ही 11% हाड़ौती में। जिले के अकॉर्डिंग देखें तो 12 जिले हैं जिसमें मरुस्थल फैला हुआ है। अरावली 13 जिलों में फैली हुई है, पर मुख्यतः 7 जिलों में है। ये भी आपको एक्स्ट्रा से याद रखनी है कि मुख्यतः 7 जिलों में है। ये हरिमोहन सक्सेना की बुक है, उसमें ये डायरेक्ट लाइन दी हुई है, मुख्यतः 7 जिलों में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। मैदान 10 जिलों में है और ये 7 जिलों में है। मिट्टी की अगर बात की जाए तो मिट्टी मरुस्थल की है, बलुआ पत्थर से निर्मित, बलुई या रेतीली मिट्टी नाम देते हैं इसे। अरावली की पर्वतीय या वनीय मिट्टी। मैदानों में जलोढ़, कछारी या दोमट मिट्टी। हाड़ौती में काली मिट्टी का अन्य नाम भी आपको याद रखनी है, रेगूर मिट्टी, हल्की काले रंग की मिट्टी होती है ये। अगर जलवायु की अपन बात करें तो मरुस्थल में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। अरावली में उपाद्र, मैदानों में आर्द्र और हाड़ौती में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब अपना पहला भौगोलिक प्रभाग है जो इस लेक्चर में हर लेक्चर में अपन एक ही भौगोलिक प्रभाग पढ़ेंगे, तो आराम आराम से पढ़ो, पर ढंग से पढ़ो चीज़ों को। ठीक, तो पहला हमारा क्या है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका निर्माण काल आपको याद रखना है, टर्सरी काल या क्वाटरनरी काल में प्लास्टोसिन काल में हुआ था। ये हरिमोहन सक्सेना से मैंने उठाया है। इकोनॉमिक सर्वे में ये कई बार आता है, तो आपको ये याद रखना है। पूछा जा सकता है आपसे प्री में कि राजस्थान में कुल मरुस्थलीय ब्लॉक कितने हैं? 85। अब इसकी विस्तार की बात करते हैं मरुस्थलीय प्रभाग की। लगभग 640 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा। औसत ऊंचाई इसकी 300 से 200 मीटर, लगभग 250 मीटर आप मान सकते हो। और अगर मरुस्थल के ढाल की बात करें तो ढाल क्या होगा मरुस्थल का?
नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट साउथ। ये आपको डायग्राम अगर आपने नोट्स में बना रखा है तो आपको ये इजीली याद रहेगा। डायग्राम के थ्रू चीज़ें इजीली याद रहती हैं, क्योंकि मरुस्थल की लूनी नदी का बहाव इसी दिशा में है। क्योंकि मरुस्थल की सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है? लूनी नदी है। अब अपन मरुस्थल के आगे का अध्ययन करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ से वर्षा कितनी होगी? 0 से 25 सेंटीमीटर। और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश या बागड़ प्रदेश, जो मैंने आपको बताया था कि नागौर, चूरू नहीं था उसमें, समझे? नागौर, सीकर, झुंझुनू, जहाँ पे वर्षा क्या होगी? 25 से 50 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क और अर्धशुष्क दो भागों में बांट देती है। अब इसमें पहला पार्ट, शुष्क मरुस्थल। 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के भौतिक प्रदेश को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल को भी आगे दो भागों में बांटा गया है, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे कि 11 गुण। तो हर पार्ट के, चारों पार्ट के आगे पार्ट होते जाएंगे और 11 आगे सब डिवीजन होंगे, वो टोटल 11 होंगे। तो शुष्क मरुस्थल को आगे पुनः दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है? बालुका स्तूप मुक्त, जहाँ पे बालुका स्तूप नहीं पाए जाते, और ये बालुका स्तूप युक्त, जहाँ पे बालुका स्तूप पाए जाते हैं। इनका ये परसेंटेज किसी बुक में नहीं दिया था, फिर भी पटवार के एग्ज़ाम में पूछा गया था। पिछली बार पटवार का पेपर किसने दिया? वो 2018 वाला, 18 में हुआ था या 17 में हुआ था, मेरे को याद नहीं है। तो मेरा मेनली फोकस आरएस के लिए है और उसका मैंने दे रखा है। तो खैर पटवार में आया था, मेरे को ये ज़रूर पता है, क्योंकि मैं उस टाइम ऑफलाइन भी मैंने 2 साल पढ़ाया है, तो उस टाइम मुझे याद है। क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं था किसी भी कोचिंग में, ना किसी, हमने क्या किसी कोचिंग वालों ने नहीं पढ़ाया था, और ये क्वेश्चन आएगा। तो बालुका स्तूप मुक्त, तो अब की बार हो सकता है यार इस प्री में पूछ ले, तो अपने को याद रखने में क्या जा रहा है। तो बालुका स्तूप मुक्त कितना है? 41.5%। और बालुका स्तूप युक्त कितना है? 58.5%। ये हरिमोहन सक्सेना की बुक से क्वेश्चन उठाया गया था। बालुका स्तूप मुक्त में क्या होता है? पथरीला मरुस्थल, मतलब धरती क्या होती है? पथरीली होती है, जिसे हमादा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरएस मेंस में, 15 वर्ड 2 मार्क। हमादा लिखा हुआ था सिर्फ, और नीचे 4 लाइनें दी हुई थी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और बालुका स्तूप युक्त क्या है? पवन के द्वारा मिट्टी का किसी एक निश्चित दिशा में निक्षेपण होता है, जिसके कारण एक मरुस्थलीय आकृति का निर्माण होता है, जिसे बालुका स्तूप कहते हैं। तो बालुका स्तूप की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है 15 वर्ड में, 2 मार्क में। 2 मार्क क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। तो ये कौन सा है? ये है बालुका स्तूप युक्त। सबसे ज़्यादा कहाँ है? जैसलमेर में, उसके बाद बाड़मेर और जोधपुर। नोट बालुका स्तूप, ये 50 शब्दों में 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। उसमें आपको क्या लिखना होगा? एक तरह से आप क्वेश्चन ही मान लो और उसकी प्रैक्टिस मान लो। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है, तो बनने वाली स्थलाकृति को बालुका स्तूप कहा जाता है।
जो सर्वाधिक जैसलमेर में है, जो मैंने आपको यहाँ बताया। अब बात करते हैं बालूका स्तूप के प्रकार। बालूका स्तूप के प्रकार से आप लगभग मान के चलिए भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस तरह की अगर आकृति बनती है बालूका स्तूप मिट्टी के निक्षेपण के बाद आधे चांद की जैसी, तो हवा इसके किसके लगभग कैसी चलेगी? हवा इसके लगभग हवा इसके चलेगी परपेंडिकुलर, सॉरी आधे चांद की जैसी आकृति बनेगी। इसको क्या नाम दिया जाएगा? अर्धचंद्राकार। इसे कहते हैं बरखान। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी चूरू में। अगर मिट्टी का निक्षेपण इस तरह से हो रहा है और हवा बिल्कुल समकोण पे चल रही है, तो इसे अनुप्रस्थ बालूका स्तूप का नाम दिया जाता है। और ये सर्वाधिक बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। और मिट्टी का निक्षेपण ऐसे है और पवन भी इनके मिट्टी के निक्षेपण की दिशा में ही चल रही है, तो समानांतर बालूक स्थिति होगी ये। और इसे अनुदैर्य या रेखीय बालूका स्तूप बोला जाएगा, जो जैसलमेर में है। हमादा, जो मैंने आपको बताया था कि पथरीला मरुस्थल जिसे नाम दिया जाता है, जो 15 वर्ड पूछा जा सकता है आपसे। हमादा पथरीला एरिया होगा जिसके चारों ओर स्थित बालूका स्तूपों द्वारा तारानुमा बालूका स्तूप कहा जाता है इसे। मतलब ये पथरीली भूमि है और इसके तरफ चारों तरफ तारानुमा पथरीली भूमि है और इसके चारों तरफ क्या है? बालूका स्तूपों का निर्माण हो गया, तो इसे तारानुमा बालूका स्तूप कहते हैं, जो सर्वाधिक जैसलमेर में और उसके बाद सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में पाए जाते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे चांद की आकृति है और इस यहाँ पे अगर पवन की दिशा है तो उसके टाइम बरखान का निर्माण होगा। अगर ऐसे पवन की दिशा है तो उस समय जिस बालूका स्तूप का निर्माण होता है उसे पैराबोलिक बालूका स्तूप कहते हैं। बरखान के विपरीत या हेयर पिन जैसी आकृति का बालूका स्तूप पैराबोलिक कहलाते हैं। यह बालूका स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला बालूका स्तूप का प्रकार, तो पैराबोलिक होगा। अब सीफ की बात करते हैं कि बरखान में पवन ऐसे चले, ये पवन की दिशा न हो, तो बरखान बालूका स्तूप की एक भुजा आगे की ओर लंबी बढ़ जाती है, जिससे कौन से बालूका स्तूप का निर्माण होता है? सीफ। और इसमें आप दिशा दे सकते हैं, लगभग आप इसे अनुदैर्य दिशा मान सकते हैं। और ये लगभग कौन सी दिशा मानी जा सकती है? समकोण वाली अनुप्रस्थ दिशा मानी जा सकती है। ये आपको समझ के याद रखना है, क्योंकि अगर बालूका स्तूप से अगर पिछली बार पटवार की तरह क्वेश्चन बने तो ऐसा इजी सिंपल क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, हार्ड क्वेश्चन बनेगा। तो ये आप ज़रूर समझ के और इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इसमें लगभग दिशा कौन सी है और इसमें लगभग दिशा कौन सी है। अब बात करते हैं कि बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा एक दिशा में आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे सीफ कहा जाता है। अब देखते हैं कि स्क्रब कापिस किसे कहते हैं। मरुस्थल में झाड़ियों के पास पाए जाने वाले छोटे बालूका स्तूप को स्क्रब कापिस कहा जाता है। सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे? जैसलमेर में। ये मैंने जो आपको पहले बताया था, बरखान में लगभग अनुप्रस्थ जैसे गुण हैं, क्योंकि इसमें दिशा कैसी है? ऐसी। और सीफ में लगभग अनुदैर्य जैसे गुण हैं।
ये आपसे मान के चलिए कि आर एस प्री में ये शायद तक पहले क्वेश्चन आया हुआ है, जब आर एस के अंदर ऑप्शनल का ट्रेड होता था उस समय शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, और दोबारा भी आ सकता है अगर एक आधा क्वेश्चन हार्ड बनाना हो तो। सर्वाधिक बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और सभी प्रकार के बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में। अब अपन अगला देखते हैं कि अर्ध शुष्क मरुस्थल और बागड़ प्रदेश। इस पूरे में से आपको 50 शब्दों का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, या किसी पार्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा या शुष्क मरुस्थल व अरावली के मध्य का भौतिक प्रदेश। ये अरावली है और ये 25 सेंटीमीटर संपर्क रेखा है, उसके इधर जो कुछ एरिया बचेगा दोनों के बीच का, वो अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। इसके 4 सब डिवीजन है। पहला सब डिवीजन का है जहाँ से लूनी नदी बहती है। पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। जालोर में यहाँ क्या पाए जाते हैं? नेहड़ रन पाए जाते हैं। और बाड़मेर में लवणीय पादप। नेहड़ रन क्या होती है? लवणीय प्लस दलदली भूमि। जोधपुर और बाड़मेर के बीच के एरिया को क्या कहते हैं? गोडवाड़ बेसन। दूसरा पार्ट क्या है इसका? नागौरी उच्च भूमि। जो कौन से जिले में होगी? नागौर में। नागौर और अजमेर का कुछ पार्ट होगा इसमें। तो इसकी क्या विशेषता है? सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ हैं? नागौर में। कुब्बड़ और बांका पट्टी, ये आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुब्बड़ बांका पट्टी क्या है? नागौर और अजमेर में फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक, उसे क्या है? कुब्बड़ व बांका पट्टी कहते हैं। अब इसमें तीसरा पार्ट देखते हैं, शेखावटी उच्च भूमि। ठीक। बीड़, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि झुंझुनू की चारागाह भूमि पाई जाती है, उसे बीड़ कहते हैं। सर, मानसून के दौरान बनने वाले तालाब, ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, क्योंकि मानसून के दौरान ही इनमें पानी रहेगा और तभी इन्हें तालाब कहा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि सर क्या है? अस्थायी तालाब है। क्यों? क्योंकि ये रिमोन्सक से नाम बोला गया है कि ये अस्थायी है। जोड़, पानी के कच्चे कुओं को जोड़ बोला जाता है। चौथा वाक्य है घग्गर। गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी बहती है, तो घग्गर प्रदेश जो गंगानगर हनुमानगढ़ में विस्तार है, यहाँ पे चिकनी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? बग्गी या काठी नाम दिया जाता है। ये चारों नाम मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 नंबर लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी और घग्गर बेसिन। ये चारों नाम आपको मैंने बता दिए। अब आप एक क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर का, 50 वर्ड का, मेंस के लिए। शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश के मध्य कोई 5 अंतर, और ये 5 अंतर आपको टेबल बना के लिखने हैं। कभी भी अंतर का क्वेश्चन आए मेंस में तो आपको टेबल बना के आंसर देना है। टेबल बनाओगे तो 5 में से 5 नहीं तो 4.5 नंबर आ जाएंगे। लिखोगे तो 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5, 1 नंबर का घाटा, चाहे आप कितना ही अच्छा लिख लीजिएगा। और टेबल के थ्रू आपको हो सकता है 5 नंबर भी आ जाए, 5 नहीं तो 4.5 तो आएंगे। 1 से 1.5 नंबर का घाटा है।
अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है मरुस्थल से संबंधित, तो उसको देखते हैं अपन। पलाया, खंडीन और डांड झील, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मरुस्थल में ये देखिए नीचे का भाग है, ऊपर के भाग उठे हैं नीचे। यहाँ पे क्या होगा, मानसून के दौरान यहाँ पे पानी भर जाएगा, तो अस्थायी पानी की झील जैसी बन जाएगी ये। इसको क्या कहते हैं, पलाया या खंडीन झील। पलाया नाम कैसे पड़ा इसका, ये खंडीर झील थी, यहाँ पे पानी भर गया, और यहाँ पे लोग क्या पालीवाल ब्राह्मण थे वहाँ पे, तो वहाँ पे कृषि करते थे। उस कृषि को क्या नाम दिया गया, खंडीन कृषि, जिससे इसका नाम क्या पड़ा, पलाया, खंडीन और डांड झील। सर्वाधिक कहाँ पे है, जैसलमेर के उत्तरी भाग में। ये देखिए यहाँ पे इस एरिया में। मेंस में अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ऐसा छोटा मैप बना के, पूरा मैप राजस्थान का बनाने की जरूरत नहीं है, इतना सा पार्ट आप बनाओगे पश्चिमी राजस्थान का, उसमें यहाँ दिखा दोगे। यहाँ पे फसलें गेहूँ, चना और सरसों लिख सकते हो, और नए भी याद हो तो कोई इतना जरूरी नहीं है। अब दूसरा पार्ट है रन या टाट। रुस्तन में लवणीय, दलदली और अन्य उपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में। तो ये कुछ नाम हैं, कौन सा रन या टाट अलग अलग जिलों में पाए जाते हैं, उनका अलग अलग नाम दिया गया है। ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको इधर नाम दे देंगे प्रमुख रन के और इधर जिले दे देंगे, और मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये याद होने चाहिए। तो ताल छापर रन कहाँ पे है, चूरू में। दूसरा परिहारी रन कहाँ पे है, चूरू में। फलोदी जोधपुर में, बाप भी जोधपुर में, थोब बाड़मेर में, बाकरी जैसलमेर में, और पोकरण ये भी जैसलमेर में। पोकरण में क्या हुआ था, 2 बार परमाणु परीक्षण हो चुके हैं, एक 1974 में, एक 1998 में। 18 मई और 11 से 13 मई, मतलब महीना सेम था, साल अलग था। कितने साल बाद, 74, 84, 94, 24 साल बाद, जिस पे जॉन इब्राहिम ने मूवी भी बनाई है एक। मूवी अच्छी है, मूवी भी देखिएगा आप, मूवी देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब अपन बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जलपट्टी। पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में 60 किलोमीटर लंबी ये जलपट्टी फैली हुई है जैसलमेर में। यहाँ पे एक घास उगती है जिसे सेवण या लीलोन घास कहते हैं, और इस घास में सर्वाधिक गोडावन पक्षी की शरणस्थली माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक गोडावन पक्षी होते हैं। गोडावन पक्षी को क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और यहाँ पे एक नलकूप बनाया गया है जिसे चांदन नलकूप कहा जाता है, थार का गढ़ा। जैसलमेर में स्थित जलपट्टी सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष है। सरस्वती नदी कौन सी है, घग्गर नदी का प्राचीनतम नाम सरस्वती है। इसे लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं अपन, चौथा नंबर आकलवुड फॉसिल पार्क। ये कहाँ पे है, जैसलमेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर है ये। आकलवुड फॉसिल पार्क ये जैसलमेर के अंदर है, और जो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में है। निर्माण काल समय क्या है, जुरासिक काल, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। इसकी क्या खास बात है, विश्व में लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष यहीं से मिले हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आकलवुड फॉसिल पार्क। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, और वुड का लकड़ी, और आकल का गांव। 5 नंबर पे है बाप बोल्डर क्ले।
बाप बोल्डर क्ले हिमानी या ग्लेशियर के द्वारा जमे किए गए अवसाद हैं, जो कहाँ पे है, जोधपुर के बाप में। समय क्या है इसका, परमोकार्बोनिफेरस। ये आपको समय याद रखने पड़ेंगे। जुरासिक काल हुआ, परमोकार्बोनिफेरस काल हुआ, टर्शरी काल हुआ। ये आरएस से ज़्यादा पटवार के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पटवार में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनका स्पेशल मैं एक लेक्चर रखूँगा इंडियन जियोग्राफी में, कि पूरे इंडिया में कौन सा पार्ट है, उसका डेवलपमेंट कौन से एरा में हुआ है, तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा और उसको आपको रटना है। अब बात करते हैं अपन 6 नंबर फैक्ट है नखलिस्तान या मरुउदान। मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहा जाता है। जो हरियाली बे इसको आप कैसे याद रखोगे कि मरुस्थल में हरियाली एक नकली बात लग रही है, तो उसको क्या कहेंगे, नखलिस्तान। दोरे किसे बोला जाता है, लहरदार बालू का स्तूप को दोरे कहते हैं। हर तरह के बालू का स्तूप को दोरा नहीं बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं अपन 8 नंबर फैक्ट है दरियन, जो क्या है, लहरदार बालू का स्तूप को दोरे बोला जाता है, और स्थानांतरित और गतिशील बालू का स्तूप को दरियन कहते हैं। तो आपसे दरियन और दोरे में अंतर भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, तो आपको ये याद रखना है। नोट, दोरे व दरियन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। पीवना, पीवना क्या है, एक सांप की प्रजाति है। इसका रंग क्या होता है, पीला, और सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन टर्शरी काल के अवशेष। टर्शरी काल के अवशेष मुख्यतः क्या होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिनका निर्माण अवसादी चट्टानों में पाए जाने के कारण होता है। अगला बात करते हैं अपन मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च किसे कहा जाता है, मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना, इसको क्या कहेंगे, मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च। ये दिशा आपको याद रखनी है, ये प्री में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। कि मरुस्थल का मार्च किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में, साउथ वेस्ट चलेंगे नॉर्थ ईस्ट की ओर। और सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में हो रहा है, हरियाणा में। एक चीज और, थार का मरुस्थल है, इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखता है कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। मरुस्थल का भाग पंजाब में भी और हरियाणा में भी आता है, हालांकि दिखता नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्या है, पानी बहुत है, नदियाँ बहती हैं, तो वो पानी से नहरों के द्वारा वहाँ पे सिंचाई होने लगी, तो वो नोटिस में नहीं आ चुके। इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, बर्फान टाइप के बालू का स्तूपों का है, क्योंकि इनकी गति और स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। अर्घ किसे किसे बोला जाता है, रेतीला और रेग दोनों को, रेतीला और पथरीला। हमादा किसे बोला जाता है, केवल पथरीला हो जिसे। तो आगे है अरावली पर्वतमाला, हमारा दूसरा
भौतिक प्रभाग। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं अपन। दूसरा भौतिक प्रभाव जो अरावली है वो नेक्स्ट लेक्चर में, हर एक लेक्चर में एक ही भौतिक प्रभाव करेंगे अपन। तो हमारा पहला पूरा हो गया है, दूसरा हम आगे देखेंगे, इसी प्रकार तीसरा और इसी प्रकार चौथा। क्योंकि इनसे आप मान के चलिए भी, इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का मेंस में मिलेगा ही मिलेगा। जो क्वेश्चन आने की 100% संभावना हो 90 से 90 में, उसकी प्रैक्टिस आप पहले ही कर लीजिए। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको 5 मार्क के बता दिए हैं, 2 मार्क के बता दिए हैं, उनको एक बार लिख के देख लीजिएगा। इतना कुछ हार्ड है नहीं, तो हो जाएगा आपसे, सिंपल है। थैंक यू। आप लेक्चर को आगे लाइक शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट, या कुछ और सुधार की ज़रूरत हो तो उसके भी बारे में बताइएगा। धन्यवाद।